करेंगे। हमारे साथ नवीन कुमार हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जो दलित आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है और अगर वो कुछ लिखते हैं तो तुरंत उन पर जो है लीगली एक्शन ले लिया जाता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये केवल दलित आदिवासी या माइनॉरिटी का इशू नहीं है। हर एक ऐसा आदमी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो इनजस्टिस के खिलाफ बोल रहा है, जो सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, ऐसा हर एक आदमी टारगेट पर है। तो जस्टिस की बात कर कौन रहा है? वो दलित कर रहा है, वो पिछड़ा कर रहा है, वो आदिवासी कर रहा है, वो अल्पसंख्यक कर रहा है, वो औरतें कर रही हैं। तो जिसको वाकई जस्टिस की, सोशल जस्टिस में से हम सोशल भी हटा देते हैं, हम सिर्फ जस्टिस की ही बात कर लेते हैं, हम ह्यूमैनिटी की ही बात कर लेते हैं। तो जिसको भी तो जस्टिस की ज़रूरत किसको है? इसी तबके को तो है। तो जाहिर सी बात है जिसको जस्टिस नहीं मिला है वो बोलेगा। तो जब वो बोलता है तो वो सरकार पर सवाल उठाएगा। तो जब वो सवाल उठाएगा तो सरकार इस बात को हजम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस फांसीवादी एजेंडे के साथ वो चल रही है, जिस कम्युनल एजेंडे के साथ चले और जिस दौर में चल रही है, वो दौर अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो सरकार, एक लाइन में इसका जवाब ये है कि सरकार को सवाल नहीं चाहिए और किसी भी तरीके का सवाल नहीं चाहिए। तो उसको रोज़गार पर सवाल नहीं चाहिए, उसको भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं चाहिए, उसको बेरोज़गारी पर सवाल नहीं चाहिए, उसको महंगाई पर सवाल नहीं चाहिए। तो आप सोचो कि एक ऐसा आदमी जो मान बैठा है कि मैं देवता हूँ, मैं ईश्वरीय एहसास से परिपूर्ण एक ऐसा शासक हूँ जिसके पास हर एक समस्या का समाधान है, वो हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन एक छवि जो गढ़ी गई है, उस छवि को जब सरकार देखती है टूटती हुई, तो फिर वो पकड़ के लोगों को अंदर करती है। आप पिछले कुछ समय में देखो कि किसान आंदोलन में क्या हुआ। उसको पहले कुचलने की कोशिश की गई, उसको किसानों को खालिस्तानी कहा गया। उसके पहले सफूरा जरगर के साथ क्या हुआ, शाहीन बाग में क्या हुआ, आप देखो सिद्दीक कप्पन के साथ क्या हुआ, उमर खालिद के साथ क्या हुआ। कहीं भी अगर वाकई लोग इतने ही सेंसिबल हैं और इतने ही सेंसिटिव हैं, तो फिर एक मिनिस्टर जब कहता है कि देश के गद्दारों को जूते मारो, तो फिर उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं कहता। एक पार्लियामेंटेरियन जब कहता है कि ये लोग रेप कर देंगे, उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, और ये बात समझ में आती है कि आप एजेंडे के तहत आहत होते हैं। तो ये अब रतन लाल के बाहर आने से और उनके गिरफ्तार होने से ये बात खुल गई है कि आपका आहत होना जो है वो आपका एजेंडा है। आप आहत नहीं होते हैं, आप आहत होने का नाटक करते हैं। तो जब ये नाटक खुलेगा, आने वाले दिनों में और खुलेगा, बहुत सारे लोग आहत होंगे। हम तो चाहते हैं कि इस देश का हर एक आदमी इतना आहत हो जाए कि उसको सोशल जस्टिस की बात आने वाले दिनों में करनी पड़े, और ये करनी पड़ेगी। क्योंकि जिन लोगों पर प्रहार हुआ है, इस देश में 1.5 करोड़ नौकरियां सरकार वैकेंसी निकाल कर नहीं भरती। ये नौजवान इस सरकार को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये शासक जो है वो बहुत इनोसेंट समझ रहा है अपने आप को। ये होने वाला नहीं है। जिस देश में 20 करोड़ नौजवान सड़कों पर निकल जाएंगे तो वो क्या मांगेगा? वो रोजगार ही तो मांगेगा, वो रिजर्वेशन ही तो मांगेगा, वो पढ़ाई ही तो मांगेगा। जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में फीस बढ़ाई गई है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। आने वाले दिनों में ये सब हमले और तेज होंगे। हम लोगों को मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी, आपने कहा जैसे ये आने वाले समय में और तेज होने वाले हैं ये हमले, तो क्या ये डराने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से? जो लोग आवाज़ उठाएगा, जो अधिकार की बात करेगा, उनको डरा कर धमकाना हो? सत्ता का अपना एक चरित्र होता है, ये उसके हाथ में है कि वो कितना डराएगा या कितना डराएगी। तो ये हम पर है कि हम कितना डरते हैं। जब हम डरना छोड़ देंगे तो वो डराना भी छोड़ देंगे। अब क्या आप सोचो कि कुछ लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग फिर से जेल में डालेंगे। जिग्नेश मेवाणी को आपने जेल में डाला, जेल से बाहर आने के बाद दूसरे मामले में फिर से जेल में डाल दिया, फिर भी आपको छोड़ना पड़ा। तो क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि डरना छोड़ दिया। अगर डरते रहते कि नहीं हम जेल जाने से डर रहे हैं, हम इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, वो ज़्यादा खतरनाक स्थिति होगी बजाय इसके कि हम बोलकर जेल चले जाएं। अच्छा, आप जैसे प्रोफेसर रतन लाल ने फेसबुक पे एक टिप्पणी लिखी थी, पूरा ज्ञानवापी वाला मामला था, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया कि कोई और वजह भी हो सकती है इसमें? नहीं, दरअसल सरकार क्या करती है या पुलिस क्या करती है या सत्ता क्या करती है कि वो उसको पता है कि इस आदमी को हमको अंदर करना है, फिर वो उसके मौके, उसके बहाने तलाशती है।
तो वो केवल एक ट्रिगर पॉइंट है। ये मानने की बात नहीं है कि एक फेसबुक पोस्ट से इतनी सक्रिय हो जाती है सरकार कि एक प्रोफेसर को जो है वो पहले अब FIR करती है उसके खिलाफ, फिर पूछताछ के लिए बुलाती है, फिर गिरफ्तार कर लेती है, फिर रात भर टेम्परेचर देखती है कि कितना लोग बाहर निकलते हैं। अगर नहीं बाहर निकलते तो अभी भी ज़मानत नहीं मिलती, या अभी भी वो लीगल प्रोसेस का हिस्सा होता, हो सकता है पुलिस पेश न करती, अलग तरीके से करती। आज सैटरडे है, कल संडे था, मंडे को जो होता वो होता। तो ये सब चीज़ें होंगी। बहुत सारे मामले, अभी अविनाश दास के खिलाफ मुकदमा हुआ है, अविनाश दास को आज नहीं तो कल गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ें भी शुरू हुई हैं, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, और किस किस को अंदर किया जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग इन मामलों पे नहीं बोलते हैं, बहुत ही लिमिट में हैं जो लोग, वो बहुत इन पे मामले पे बोलते हैं, चाहे वो अविनाश दास हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हो। तो वो किस तरह से कौन लोग हैं जो इन्हीं मामलों में बोलते हैं? हमेशा ही बहुत कम लोग बोलते हैं। देश को आज़ादी कोई 15-20 करोड़ लोगों ने थोड़ी दिलाई थी, वो तो मुट्ठी भर लोगों ने दिलाई थी। तो हमेशा बोलने वाले लोग कम संख्या में होते हैं, बाकी के लोग पीछे पीछे चलते हैं, कुछ शांत रहते हैं, कुछ सत्ता के साथ रहते हैं। भाई अंग्रेज़ कोई वहाँ से पूरी सेना पलटन लेकर थोड़ी आए थे, उन्होंने तो यहाँ से भर्तियाँ की थी ना भारतीयों पर की पीठ पर हंटर बरसाने के लिए। तो बोलने वाले लोग हर दौर में कम होते हैं। लिबरल प्रोग्रेसिव लोग जो बहुत अपने आप को बोलते हैं कि हम हर मुद्दे पे बोलते हैं, वो भी चुनिंदा ही मुद्दों पे बात करते हैं। ये शिनाख्त बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग चुनिंदा मुद्दों पर बोलते हैं। फिर उनका पुछल्ला भी देखना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किन मुद्दों पर बोलते हैं और किन मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। तो अगर हम ये मानकर बैठे हैं कि अगर कुछ मुद्दों पर बोलते हैं तो हम मान लें कि वो बहुत वोकल हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर, तो ये हमारा इनोसेंस है। वो उनको पता है कि वो अपने एजेंडे के तहत बोल रहे हैं और उनको उसी पर बात करनी है, उसके अलावा उनको किसी मुद्दे पर बात नहीं, वो क्लियर है। हम कंफ्यूज्ड हैं, तो ये हमारी समस्या है। अच्छा, एक दिन में जमानत मिल गई प्रोफेसर रतन लाल को, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं कि एक दिन में? कोई मामला ही नहीं था रतन लाल के खिलाफ, ये तो मिलना ही था, ये तय था। वो पूरे तरीके से मुकदमा ही बोगस बनाया गया था। जो मुकदमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसमें जमानत तो मिलनी ही थी। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि अगर आज नहीं भी मिलेगी तो मंडे को तो ज़रूर ही मिल जाएगी। तो इसमें कुछ होना ही नहीं था, केस में कुछ था ही नहीं। जी शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मीना। हमारे साथ जर्नलिस्ट थे नवीन कुमार, और उन्होंने पूरे इस मामले पे बात करी कि किस तरह से इस मामले को बनाया गया और क्या कितना स्ट्रॉन्ग था। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूव नाउ।